हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कोई बच्चा कैसे भाषा का अर्जन करता है, कैसे उसका लैंग्वेज का एक्विजिशन करता है। हम अपने चैनल पर एक वीडियो बना चुके हैं जो लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसकी वीडियो देख सकते हैं। आज हम दोस्तों अपने इस वीडियो में लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम अपना पहला टॉपिक समझते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज पेडागॉजी। दोस्तों, ये जो लैंग्वेज पेडागॉजी है ये हमारे सी टेट, एम पी टेट, कोई भी स्टेट का टेट हो, कोई भी स्टेट का डी एल एड हो, बी एल एड हो, टीचर एग्ज़ाम कोई भी हो, हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में हर जगह आता ही आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले दिमाग में हमारे आता है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज पेडागॉजी। ये लैंग्वेज पेडागॉजी आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, ये हमारे लिए ज़रूरत क्या है। पढ़ना तो हर सबको अच्छा नहीं लगता, तो आखिर ये ज़रूरत क्या है। तो जो लैंग्वेज पेडागॉजी है तो वो कोई भी भाषा, साइंस, आर्ट के माध्यम से भाषा समझने के लिए, लैंग्वेज समझने के लिए, लैंग्वेज का अध्ययन करने के लिए, लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, लैंग्वेज को सरल तरीके से समझने के लिए और लैंग्वेज का सही और अच्छे तरीके से एक्विजिशन करने के लिए, अर्जन करने के लिए हम क्या करते हैं, लैंग्वेज पेडागॉजी के माध्यम से सीखते हैं। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन कोई वन वर्ड में पूछे, वन सेंटेंस में पूछे, वन लाइन में पूछे तो आपको बताना है कि लैंग्वेज पेडागॉजी इज़ द साइंस एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। जो लैंग्वेज पेडागॉजी है तो वो लैंग्वेज पढ़ाने की क्या है, एक कला है, साइंस है, विज्ञान है, कला है। काहे के लिए, लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। ये तो आप इंटरव्यू या कहीं बताने के लिए है, लेकिन आपसे अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या बताना है, तो आपको ये बताना है कि लैंग्वेज पेडागॉजी डील्स विद द मेथड, अप्रोच, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन टीचिंग एंड लर्निंग लैंग्वेज इफेक्टिवली। इसका क्या मतलब है कि जो लैंग्वेज पेडागॉजी है वो क्या करती है, हमें मेथड बताती है, अप्रोच बताती है, प्रिंसिपल्स है, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, नियम क्या होते हैं, टेक्निक क्या होती है, तकनीक क्या होती है। काहे के लिए, लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए, भाषा का अर्जन करने के लिए, लैंग्वेज का एक्विजिशन करने के लिए। तो ये किसका काम है, प्रिंसिपल्स है, काहे का, लैंग्वेज पेडागॉजी का। तो लैंग्वेज पेडागॉजी हेल्प हेल्प स्टूडेंट, हेल्प टीचर टू टीच, टू लर्न लैंग्वेज इफेक्टिवली, कंफर्टेबली, ईजली। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज पेडागॉजी क्या करता है, टीचर स्टूडेंट को इफेक्टिवली, ईजली और कंफर्टेबली बच्चों को भाषा अर्जन करने में मदद करता है, सीखने में मदद करता है। तो ये डेफिनीशन हो गई हमारी लैंग्वेज पेडागॉजी की। इसको हम सरल शब्दों में देख लेते हैं। लैंग्वेज पेडागॉजी इट एक्सप्लेन हाउ अ लैंग्वेज शुड बी टॉट। जो लैंग्वेज पेडागॉजी है वो हमें बताती है कि हमें भाषा को कैसे पढ़ाना है। इट फोकस ऑन लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। ये जो लैंग्वेज पेडागॉजी है तो विद्यार्थी केंद्रित होती है, जो लर्नर है, जो भाषा को सीख रहे हैं उन पर आधारित एक टीचिंग मेथड है। फिर तीसरा पॉइंट है मेक लैंग्वेज लर्निंग नेचुरल, मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव। इसका क्या मतलब है, जो हम भाषा को सीखते हैं उसको प्राकृतिक, अर्थपूर्ण और कम्युनिकेटिव, मतलब वार्तालाप, कम्युनिकेबल हो जो। तो भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखने में मदद करती है, अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करती है और कम्युनिकेटिव अप्रोच के साथ भाषा को सीखने में मदद करती है, जो हम अपने दैनिक बोलचाल, दैनिक दिनचर्या में हम भाषा को सीख लेते हैं। तो पेडागॉजी की जो सिंपल डेफिनीशन है
तो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक ये है कि मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। अभी हम आपको बताया कि जो लैंग्वेज पेडागॉजी है वो हमें भाषा सीखने में मदद करती है। तो अब भाषा की डेफिनेशन क्या है, भाषा क्या है? आपके मन में ये भी तो डाउट आया होगा कि व्हाट इज लैंग्वेज। तो आइए हम इस बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि भाषा क्या है। तो लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है तो एक औजार है, किसका? वार्तालाप करने का एक औजार है, एक माध्यम है। जैसे हमें हमें आपसे बात करनी है तो हम आपसे कैसे बात करेंगे? हमारे दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं और हमें आपसे बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? कोई तो माध्यम होगा ना, कोई तो टूल होगा ना। तो वो क्या है? भाषा है। यही तो भाषा की परिभाषा होती है। भाषा का प्रयोग हम कम्युनिकेशन के लिए ही तो करते हैं, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे सांकेतिक रूप में हो, चाहे साउंड के माध्यम से हो। यही तो है ना। जैसे छोटे बच्चे को, कोई छोटा बच्चा है, ये मान लीजिए छोटा बच्चा है, जैसे आप थे, आप भी छोटे रहे होगे। तो अगर आपको भूख लगती है तो आप क्या करते थे? रोने लगते थे। तो जो उसकी माता है, तो उसको पता चल जाता था कि हमारा बच्चा भूखा है, रोने से पता चल जाता है। तो ये जो रोना यहाँ पे क्राइंग हो गया, तो ये माता और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन है, संवाद है। ये दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। किसके माध्यम से संवाद कर रहे हैं? रोना एक प्रकार की साउंड है, आवाज निकाल रहा है। जैसे बच्चा कैसे रोता है? पै ऐ। यही तो संवाद करने की प्रक्रिया है। तो छोटे बच्चे ऐसे ही संवाद करते हैं। फिर जो लैंग्वेज है, तो ये हम शब्दों के माध्यम से भी तो संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। शब्द में कैसे? वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, स्कूल कॉलेज में चला जाता है, चलो स्कूल में पहुंचा देते हैं इसको, ये छुटका हो गया, ये छुटकी हो गई, ये गर्ल हो गया, ये बॉय हो गया। ये अपने एक दिन क्लास में बैठे थे, देख रहे हैं कि एक हमारे क्लास में आज नई लड़की आई है। अब बच्चे के दिमाग में कुछ और चल रहा था कि इससे कैसे बात करें। टीचर से भी तो डर लगता है कि पकड़ गए तो आज सल्टा देगा, मुर्गा बना देगा टीचर। तो बच्चा चुपचाप एक पेज में कुछ शब्द लिखा और जाके इस लड़की को दे दिया। तो ये जो दे दिया मतलब कम्युनिकेशन हो गया। अपनी बात जो इस लेटर के माध्यम से इसने दे दिया, तो यही तो कम्युनिकेशन है, यही तो संवाद है। तो ये इसमें संवाद किस माध्यम से हुआ? वर्ड यानी शब्दों के माध्यम से हुआ। फिर है हमारा सिंबल। क्या सिंबल लैंग्वेज कम्युनिकेशन में हेल्प करता है? जरूर सिंबल हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है लैंग्वेज कम्युनिकेशन में? बहुत सारे लड़के लड़की जो कॉलेज स्कूल के होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन या बात पहुंचाने के लिए कोड वर्ड बनाए रहते हैं। आप भी रहे हो, आप भी तो थे, तो आपने भी तो बनाया होगा। लेकिन मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ कि सिंबल के माध्यम से कैसे कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप किसी को जाने के लिए कहते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने हाथ से इशारा कर देते हैं। रुकने के लिए है तो हाथ दिखा देते हैं। तो ये जो हाथ दिखाना हुआ, तो ये सिंबल है, कहेगा स्टॉप का। तो इससे आदमी या कोई बच्चा समझ जाता है, कम्युनिकेट कर लेता है सिंबल के माध्यम से। यही तो कम्युनिकेशन है। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपको। अगर कहीं सड़क में STOP स्टॉप या रेड रेड सिंबल बना रहे, तो कोई भी बच्चा हो वो समझ जाता है कि यहाँ पे रुकना है। अगर स्टॉप नहीं लिखा है, रेड बस बना है, तो आप इसका मतलब समझ जाओगे कि यहाँ पे कुछ खतरा है,
रेड भाषा है। अब एक और एग्जाम्पल से यहीं से रिलेट कर दे। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको रिलेट कर रहे हैं कि अगर कहीं ऐसे प्लस ऐसे कोई सिंबल बना है तो आप क्या समझ जाओगे कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर है जो इलाज कर रहा है। तो ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम है जो व्यक्ति अलग अलग विभिन्न प्रकारों के माध्यम से कर लेता है, कभी साउंड के माध्यम से, कभी वर्ड शब्द के माध्यम से, कभी सिंबल के माध्यम से। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा टूल है, टूल कौन कौन से हैं? साउंड हो गया, वर्ड हो गया, सिंबल हो गया। इसका प्रयोग करके ही तो हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, यही तो हमारा साधन है, यही तो हमारा औजार है। जैसे यहाँ पे एक लड़का है, वो इधर से क्या कह रहा है? हेलो। उधर से क्या आंसर आ रहा है? हाय। हमको तो आज तक कोई हेलो हाय किया ही नहीं। खैर छोड़ो, चले टॉपिक में ध्यान देते हैं। तो जो लैंग्वेज के टूल हैं कम्युनिकेशन के, तो वो कौन कौन से हैं? एक साउंड हो गया जो हम सुनकर समझते हैं, एक शब्द हो गया जैसे ABCD, और एक सिंबल हो गया। सिंबल अभी आपको बताया। अब हमने भाषा को तो समझ लिया, उसके टूल से समझ लिए, लेकिन भाषा लैंग्वेज के फंक्शन क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज? अगर आपसे कोई पूछ ले कि लैंग्वेज के फंक्शंस बताओ, लैंग्वेज के कार्य क्या है, तो आपको बताना है एक्सप्रेस थॉट एंड फीलिंग्स। भाषा जो है जिसका प्रयोग करके हम अपने थॉट्स यानी विचार और फीलिंग्स यानी भाव को प्रदर्शित करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा है शेयर आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। भाषा के ही माध्यम से तो हम मेरे दिमाग में अगर कोई आइडिया चल रहा है तो आपको भाषा के ही माध्यम से तो बताएंगे। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपको भाषा के माध्यम से ही तो शेयर करेंगे। सोशल इंटरेक्शन, समाज में किसी से वार्तालाप करनी हो, अपने फ्रेंड से बात करनी हो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी हो, तो ये सोशल इंटरेक्शन के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है। और कल्चरल ट्रांसमिशन, अगर हमें भाषा नहीं आती तो हम एक दूसरे का कल्चर भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे हमारे भारत में ही अगर हमें कन्नड़ नहीं आती, तमिल नहीं आती, तो हम उनके लिटरेचर्स, उनके हिंदी साहित्य, हिंदी नहीं मतलब उनके साहित्य, और वो हमारे हिंदी साहित्य कभी नहीं समझ पाते। जैसे इंग्लिश में ही अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो मैं आपको आज इंग्लिश पेडागॉजी नहीं पढ़ा पाता। हम उनके फेस्टिवल्स, हम उनके जो डांसेस होते हैं, उनके नॉवेल्स हैं, वो कभी नहीं पढ़ पाते ना समझ पाते। तो जो लैंग्वेज होती है वो सोशल इंटरेक्शन के साथ साथ कल्चरल ट्रांसमिशन भी करती है। जैसे कोई स्कूल हो गया, उसमें सभी प्रकार के स्टूडेंट रहते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है। तो जब हम एक डाइवर्जेंस क्लासरूम में बैठते हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ सीखने, देखने को और अनुभव करने को मिलता है। तो इसी में लैंग्वेज हमारा जो है तो हेल्प करता है अपने थॉट और फीलिंग शेयर करने के लिए, आइडियाज इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए और कल्चरल ट्रांसमिशन के लिए। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के उद्देश्य क्या हैं? हम लैंग्वेज तो टीचिंग की जो विधियाँ हैं ये पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या हैं? तो जो इसके मेन उद्देश्य हैं वो है टू डेवलपमेंट ऑफ LSRW स्किल। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये LSRW क्या बता दिया, इसके बारे में तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो जो ये LSRW स्किल्स है तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बता दें कि यल का मतलब जो है, यस का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, डब्लू का मतलब क्या है। तो यल का मतलब है लिसनिंग, आर का मतलब है स्पीकिंग, यस का मतलब है स्पीकिंग, आर का मतलब है रीडिंग, डब्लू का मतलब है राइटिंग। यल से क्या हो गया? लिसनिंग, यस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग, डब्लू से राइटिंग। दूसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, और तीसरा है वोकैब इनरिचमेंट। वोकैब मतलब जो नए नए शब्दकोश हैं उनको बढ़ाने के लिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल मतलब अपने जो वार्तालाप की विधियाँ हैं उसको
प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, और तीसरा है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए। जो एसेंट है वो अच्छे अच्छे टीचरों से भी नहीं आता करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते, हमसे भी नहीं आता, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ये रीजनल वाइज हो जाता है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। जो भाषा है उससे हम हमारी जो थिंकिंग है और क्रिएटिविटी करने की जो क्षमता है वो विकसित करने के लिए। फिर है सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, जैसा कि हम आपको सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट का एग्जांपल दिए थे। यूज ऑफ लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन, जैसे हमें अपनी दैनिक दिनचर्या या कार्य करने के लिए कुछ दिक्कतें आती है, तो रियल लाइफ सिचुएशन जो है तो उसका यूज करके हम, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हमें बीच में ऑटो की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपना जो कम्युनिकेशन कर लेते हैं और कि ऑटो से जाना है, मेट्रो से जाना है, कोई दिक्कत आ रही है, तो ये भाषा ही हमें मदद करती है। फिर है नेचर ऑफ लैंग्वेज पेडागोजी। जो लैंग्वेज पेडागोजी है उसकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? तो जो लैंग्वेज पेडागोजी है तो वो लर्नर सेंटर्ड रहती है, मतलब जो विद्यार्थी सीख रहा, शिक्षार्थी सीख रहा है, विद्यार्थी केंद्रित रहती है। फिर है स्किल बेस्ड, स्किल यानी कौशल आधारित रहती है। फिर है एक्टिविटी ओरिएंटेड और प्रोसेस बेस्ड, जैसे हम कोई क्रिया करते हैं तो जो उसकी प्रकृति है हम क्रिया करके भी सीख जाते हैं, जैसे बच्चा खेल खेल में भाषा सीख जाता है, तो ये जो नेचर है ये भाषा लैंग्वेज पेडागोजी का नेचर है। भाषा जो है वो फ्लेक्सिबल भी है, मतलब अगर आज हम कोई भाषा को बोल रहे हैं वो आगे चल के कुछ समय बाद उसमें बदलाव हो जाना है, तो ये फ्लेक्सिबल है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पुराने ज़माने में जब सूर्य ढलने लगता था तो पहले सायंकाल बोलते थे, फिर सांझ बोलने लगे, अब शाम बोलते हैं। अब इंग्लिश वाले आ गए हैं, अंग्रेज, तो अब कहते हैं इवनिंग। तो इसे आप तो समझ गए होंगे। और फिर ये जो भाषा है ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड रहती है। फिर है एक टॉपिक कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज पेडागोजी क्या है, तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। तो जो भाषा है तो ये हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब हम सरल से कठिन की ओर सीखते हैं भाषा। फिर नोन टू अननोन, हम जैसे कुछ चीज़ें जानते हैं तो वहाँ से शुरू करते हैं और जो नहीं जानते वहाँ तक जाते हैं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो हमें सामने दिखाई देती है वहाँ से हम इमेजिन करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट तक जाते हैं। फिर जो भाषा है ये लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके अध्ययन करके स्वयं करके भी सीखी जा सकती है। फिर लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन, जो भाषा है वो इंटरेक्शन के द्वारा भी सीखी जाती है, यानी जैसे विद्यार्थी है तो जितना कम्युनिकेशन करेगा उतना उसकी स्पीकिंग स्किल्स जो है तो अच्छी रहेगी। फिर एम्फेसिस ऑन मीनिंग बिफोर ग्रामर, हम ग्रामर से पहले जो है तो भाषा में पहले उसकी मीनिंग यानी भाव अर्थ समझने की के लिए जो टूल्स है उसका उपयोग करते हैं। फिर है नेचुरल लर्निंग इन्वायरमेंट, फिर हम प्राकृतिक रूप से जो है तो भाषा को सीखने के लिए एक वातावरण तैयार करते हैं। फिर हमारा दूसरा एक नया पॉइंट है कि लैंग्वेज स्किल्स। अभी जो हमने आपको लैंग्वेज स्किल्स बताई थी LSRW, तो ये कौन कौन सी है? L का मतलब क्या बताया था, लिसनिंग, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग और W का मतलब राइटिंग। तो ये LSRW क्या है? जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है तो वो पहले भाषा को लिसनिंग करके सीखता है, जो उसका सीखने का सीक्वेंस होता है कहेगा भाषा का, छोटे बच्चे का जो भाषा सीखने का जो सीक्वेंस होता है तो पहले बच्चा क्या करता है, लिसनिंग करता है, लिसनिंग के माध्यम से बच्चा सीखता है। फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। जो बच्चे के सीखने का क्रम है तो पहले बच्चा सुनेगा, लिसनिंग करेगा, फिर बोलेगा, स्पीकिंग करेगा, फिर बच्चा रीड करेगा, फिर राइट करेगा। वैसे पेडागोजी में जो है तो बच्चे को
सारी भाषा एक साथ सिखानी है, अलग अलग नहीं सिखानी है। चाहे लिसनिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो, सारी भाषा जो है तो एक साथ सिखानी है। अगर अलग अलग करेंगे, पहले एक साल आप रीडिंग सिखाएंगे फिर राइटिंग सिखाएंगे, तो इतने में तो 4-5 साल लग जाएगा बच्चे को सीखते। तो जो बच्चा है तो एक साथ भाषा को सीखता है, लेकिन जो सीखने का सीक्वेंस होता है तो वो LSRW होता है। ये जो है तो बच्चे के भाषा सीखने का क्रम सीक्वेंस होते हैं। फिर है लिसनिंग। लिसनिंग में क्या करता है बच्चा? सुनता है और समझता है। फिर है स्पीकिंग। अगर बच्चा कुछ चीज़ सुनता है तो उसकी जवाब देने की कोशिश करता है। जैसे हमने बच्चा को बोला हेलो, तो बच्चा सुनेगा, फिर उसको जवाब देने की कोशिश करेगा। फिर हाय कहेगा बच्चा, फिर मैं कहूँगा हाउ आर यू, तो वो अपना जवाब देगा। तो ऐसे क्या होगा, इधर से सुनेगा, इधर से स्पीकिंग करेगा, लिसनिंग स्पीकिंग लिसनिंग स्पीकिंग, तो ऐसे करते करते दोनों में कम्युनिकेशन हो जाएगा। यही तो लैंग्वेज सिखाती है। इसीलिए तो लैंग्वेज का हम प्रयोग करते हैं, लैंग्वेज का यूज ही करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो जो लैंग्वेज सीखने की स्किल्स है, क्रम है, तो वो LSRW है। लेकिन बच्चे को जो है तो हम चारों स्किल एक साथ सिखाते हैं। बच्चा चारों स्किल एक साथ ही सीखता है। ऐसा नहीं कि पहले बच्चा लिसनिंग सीखेगा, 2 साल केवल सुनेगा सुनेगा सुनेगा, वो तो बोलता भी है ना। फिर है रीडिंग। रीडिंग में क्या करता है बच्चा? रीड करता है और कॉम्प्रीहेंड, यानी बच्चा कोई भी चीज़ अपने से रीड करके समझता है। जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो बुक को पहले रीड करते हैं, तभी ना हमको कुछ समझ में आता है। फिर राइटिंग एंड एक्सप्रेस। बच्चा जब लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग सीख जाता है तो बच्चा राइट करने लगता है, एक्सप्रेस करने लगता है अपने भावनाओं को। कभी लेटर के माध्यम से लिखेगा, कभी लिटरेचर के माध्यम से लिखेगा। तो वो फिर बच्चा नहीं रहता, बड़ा हो जाता है तब तक में। लैंग्वेज सीखने का जो क्रम है, तो सबसे पहले भाषा जो सीखनी चाहिए जिससे, तो पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। इसीलिए ये बना है LSRW। यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स का एक ग्राफ है, चार्ट है कि हाउ मेनी टाइप, अगर क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, तो आपको ये बताना है कि लैंग्वेज स्किल्स 4 टाइप्स की होती है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता रहता कि भाषा की जो लैंग्वेज स्किल्स है कितनी प्रकार की होती है। तो ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो लिसनिंग होती है, स्पीकिंग होती है, रीडिंग होती है और राइटिंग होती है। लेकिन पूछ लिया अगर कि जो बच्चा भाषा को सीखता है तो उसके क्रम बताओ, तो आपको बताना है LSRW। LSRW ये जो है तो बच्चा के भाषा सीखने के क्रम है। कोई कमेंट कर रहा है कि सर इसकी PDF मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ हाँ, इसकी PDF आपको दे देंगे, कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर जो पहली स्किल्स है भाषा सीखने की, लिसनिंग स्किल। तो इसमें क्या होता है कि पहले ये जो लिसनिंग है तो ये फर्स्ट लैंग्वेज स्किल है, भाषा सीखने की पहली स्किल है। लिसनिंग जो है तो बच्चे को हेल्प करती है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में। अगर बच्चा किसी शब्द का उच्चारण गलत सुनेगा तो वो गलत प्रोनाउंसिएट करेगा, गलत बोलेगा। इसलिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में लिसनिंग सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। और लिसनिंग जो है तो अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्पफुल होती है। किसी चीज़ को समझने से पहले हमें उसको सुनना ज़रूरी है। सुनने से क्या होता है? थॉट प्रोसेसिंग होती है। तो ये लिसनिंग के इम्पॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स थे जो हमने आपसे शेयर कर दिए। फिर है स्पीकिंग। स्पीकिंग किस लिए ज़रूरी है? ओरल एक्सप्रेशन के लिए, मौखिक वार्तालाप करने के लिए। और कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी के लिए, फ्लुएंट होना। जैसे कोई बच्चा रुक रुक के बोलता है, जैसे
आज मैं खाना खाऊंगा। फिर सोचेगा कि क्या बोलना है, फिर बोलेगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ये बच्चे की जो फ्लुएंसी है, ये जो बच्चा रुक रुक के बोल रहा था, तो स्पीकिंग स्किल से ही जो फ्लुएंट बोल सकता है। तो स्पीकिंग स्किल हमारे लिए ओरल एक्सप्रेशन और फ्लुएंसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है रीडिंग। अभी हम आपको बताए थे ना कि स्किल 4 प्रकार की होती है, तो ये जो रीडिंग है ये थर्ड टाइप है। तो रीडिंग क्यों महत्वपूर्ण है? तो रीडिंग जो है तो अंडरस्टैंडिंग रिटन टेस्ट है। अगर कोई भी लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और इम्प्रूव वोकैबुलरी, अपनी जो वोकैब्स है, शब्दकोश है, उसको सुधारने के लिए रीडिंग अति महत्वपूर्ण है। तो रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। फिर है राइटिंग। जो राइटिंग है तो ये हमारी चौथी स्किल है। राइटिंग किस लिए ज़रूरी है? तो राइटिंग से क्या होता है? राइटिंग जो है तो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। राइटिंग से ही हम एक्यूरेसी, मतलब सही तरीके से लिखना, एक्यूरेट तरीके से लिखना। आजकल तो बहुत सारे बच्चे सही इतने बड़े हो गए हैं, टीचर भी हो गए हैं, सही प्रकार से तो लिख ही नहीं पाते, सही प्रकार से बोल ही नहीं पाते। एक्यूरेसी तो होनी चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके लैंग्वेज पे कितनी कमांड है। और क्रिएटिविटी, जो राइटिंग से ही क्रिएटिविटी आती है। क्रिएटिविटी कैसे? जैसे कोई लेखक है तो वो फिल्म की स्टोरी लिखता है, लेखक जो है तो फिल्म की स्टोरी लिखता है, तो ड्रामा लिखता है, तो ये क्या कर रहा है? क्रिएटिविटी तो है, अलग अलग प्रकार से बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। कोई पीएचडी करने वाला स्टूडेंट है तो वो क्या कर रहा है? थीसिस लिख रहा है, अलग प्रकार से थ्योरी को बता रहा है। कोई सोशल वर्कर है, समाज के ऊपर लेख लिख रहा है, तो ये क्रिएटिविटी है, तो ये राइटिंग से आती है। और ये भाषा सीखने सिखाने में बहुत महत्वपूर्ण स्किल्स है। इसी से ही हम भाषा सीख सकते हैं। पहला लिसनिंग से, दूसरा स्पीकिंग से, तीसरा रीडिंग से, और चौथा राइटिंग से। यहाँ पे आपको एक सी टेट, एम पी टेट और जो डीएलएड एग्जाम्स हैं वहाँ पे हमेशा क्वेश्चन आता है कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स है, तो आएगा कि प्राइमरी स्किल्स किसे कहते हैं। तो जो प्राइमरी स्किल्स हैं, तो लिसनिंग और स्पीकिंग हमारी प्राइमरी स्किल है, और जो रीडिंग राइटिंग है तो ये सेकेंडरी स्किल है। अब यहाँ पे प्राइमरी स्किल और सेकेंडरी स्किल से क्या आशा है? तो जो प्राइमरी स्किल्स है तो बच्चा अपने जो शुरुआती समय रहता है, शुरुआती फेज, जैसे 0 से लेकर के 3 साल तक, तो बच्चा जो है 3 साल या 5 साल तक, तो बच्चा जो है तो अपने जो शुरुआती फेज है, जब अपने एडल्ट होता है, वयस्क होता है, अपने उम्र में बढ़ता है आगे की ओर, तो वो पहले लिसनिंग सीखता है, फिर स्पीकिंग सीखता है। तो मतलब छोटा बच्चा जब अपने जीवन के शुरुआती फेज में जो स्किल सीखता है तो वो है लिसनिंग और स्पीकिंग। इसीलिए हम प्राइमरी स्किल कहते हैं। मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग सीखे बिना बच्चा रीडिंग और राइटिंग नहीं सीख पाएगा। पहले बच्चे को लिसनिंग और स्पीकिंग की स्किल्स ही सीखनी पड़ेगी, इसीलिए हम इसे प्राइमरी स्किल कहते हैं। फिर आप अपने डेली लाइफ में भी एग्जाम्पल में देखे होंगे कि पहले बच्चा जो है तो छोटा बच्चा कभी रीडिंग और राइटिंग नहीं कर पाता, उसे हमें बताना पड़ता है, अच्छा सिखाना पड़ता है। कि डायरेक्ट बच्चे को आप बुक दे देते हो कि रीड करो, लेखक बन जाओ, छोटा बच्चा लेखक बन गया, ऐसा तो कभी नहीं होता। और जब 5 साल के बाद और ये जीवन पर्यंत तक, जब तक बच्चा जीवित रहता है तब तक ये स्किल्स चलती रहती है। बच्चा रीड करता है, राइट करता है। जैसे आपके मम्मी पापा होंगे, वो भी तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो भी तो कुछ राइट करते हैं। तो इसीलिए हम लिसनिंग और स्पीकिंग को प्राइमरी स्किल कहते हैं और रीडिंग और राइटिंग को सेकेंडरी स्किल। ये जो हमारी रीडिंग और राइटिंग है तो इसको हम एक दूसरे टर्म के नाम से भी जानते हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल।
ये कई बार हमारे एग्जाम्स में आता है कि रीइंफोर्समेंट स्किल कौन कौन सी है। तो आपको बताना है कि रीइंफोर्समेंट स्किल को हम सेकेंडरी स्किल्स भी बोलते हैं, और सेकेंडरी स्किल्स के अंदर जो है तो रीडिंग और राइटिंग ये दोनों आते हैं। तो रीडिंग और राइटिंग को रीइंफोर्समेंट स्किल भी कहते हैं। अभी हमने आपको यहाँ पे बताया कि जो प्राइमरी स्किल है वो कौन कौन सी है, लिसनिंग और स्पीकिंग। सेकेंडरी स्किल जो है वो कौन कौन सी है, रीडिंग और राइटिंग। ये कौन सी है, प्राइमरी। ये कौन सी है, सेकेंडरी। और इसी को क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल। अभी हमने आपको LSRW के बारे में बता दिया था, लेकिन चलिए थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं कि लिसनिंग स्किल क्या होती है। तो जो लिसनिंग स्किल है तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल है, मतलब ये भाषा सीखने की पहली स्किल्स है और सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। जो लिसनिंग है वो डेवलप करती है अंडरस्टैंड साउंड एंड वर्ड। जो लिसनिंग से ही हम क्या करते हैं कि साउंड और वर्ड को समझ पाते हैं। लिसनिंग स्किल जो है तो वो हेल्प करती है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में, और जो बेसिक स्पीकिंग में लिसनिंग स्किल ही हेल्प करती है। और जो चाइल्ड है वो लिसनिंग स्किल पहले सीखता है बिफोर स्पीकिंग, मतलब यहाँ पे जो इसका मतलब है कि जो बच्चा है बोलने से पहले, मतलब स्पीकिंग करने से पहले लिसनिंग सीखता है। फिर है स्पीकिंग स्किल, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, कि जो ओरल स्पीकिंग है तो वो हेल्प करती है ओरल एक्सप्रेशन में कहे का थॉट और आइडियाज़ का। और स्पीकिंग स्किल जो है हेल्प करती है फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंट बनाती है। स्पीकिंग स्किल जो है हेल्प करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। और जो हमारी स्पीकिंग स्किल है तो ये जो है तो ये किस पर आधारित रहती है, लिसनिंग स्किल पर। और हमने आपको बताया ही था कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल है इसकी हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्किल कहते हैं। फिर हमारा है रीडिंग स्किल। तो जो रीडिंग स्किल है ये क्या करती है, अंडरस्टैंड रिटन लैंग्वेज, जो लिखित भाषा होती है उसको समझने में मदद करती है। फिर रीडिंग स्किल जो है तो इम्प्रूव वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन, मतलब ये हमारा वोकैब शब्दकोश और जो समझने की क्षमता है उसको इम्प्रूव करती है। रीडिंग स्किल डेवलप करती है थिंकिंग एबिलिटी को। और जो रीडिंग स्किल है कनेक्ट स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। फिर है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या करती है, एक्सप्रेशन में मदद करती है आइडियाज़ को। जैसे हमारे दिमाग में कोई थॉट्स चल रहे हैं तो वो थॉट्स को हम रिटन फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो उसमें हमारी रिटन स्किल ही मदद करती है। जैसे हमारे दिमाग में विचार चल रहे हैं, हमें आपको बताना है तो हम उसको कैसे लिखें, कैसे व्यवस्थित तरीके से लिखें कि आपको समझ में आ जाए। तो जो व्यवस्थित तरीका में लिखने का है तो वही रीडिंग राइटिंग स्किल से आती है। फिर है राइटिंग स्किल डेवलप एक्यूरेसी एंड क्रिएटिविटी, मतलब कि जो राइटिंग स्किल है हम इसको चाहे जितना बार इम्प्रूव करेंगे हम अपनी राइटिंग स्किल को, तो हमारी भाषा में उतनी ही एक्यूरेसी आएगी, उतना ही अच्छा हम क्रिएटिविटी से भाषा को लिख सकते हैं। फिर राइटिंग स्किल हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, जैसे हमारे दिमाग में कोई थॉट्स चल रहे हैं अलग अलग थॉट्स, तो उसको ऑर्गेनाइज करने में भाषा हमारी मदद करती है। और जो राइटिंग स्किल है ये एक लास्ट स्किल है टू डेवलप। जो राइटिंग स्किल है तो कोई भी हो तो वो अपने ओल्ड एज आते आते उसको सीख जानी चाहिए ताकि वो अपनी आत्मकथा लिख सके। दोस्तों यहाँ पे हम एक आपको इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स दे रहे हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में आता है, कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को हम ओरल स्किल भी कहते हैं, रीडिंग और राइटिंग स्किल को लिटरेसी इंग्लिश भी कहते हैं। और जो भाषा सीखने का क्रम है, ऑर्डर होता है, तो वो पहले क्या होता है, पहले लिसनिंग होता है, फिर स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग होता है, फिर राइटिंग। मतलब पहले हमें लिसनिंग सीखना चाहिए, ये पहला चरण है। फिर हमें स्पीकिंग सीखना चाहिए, फिर ये हमारा सेकंड स्टेप है। फिर हमें रीडिंग सीखना चाहिए, हमारा थर्ड स्टेप है। फिर हमें राइटिंग सीखना चाहिए, हमारा फोर्थ स्टेप है। तो भाषा सीखने के जो क्रम होते हैं तो ये इसी प्रकार होता है कि पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। फिर है अप्रोचेस टू टीच लैंग्वेज। हमें कौन कौन सी अप्रोच है उसको अपनानी चाहिए सिखाने का, कौन कौन सी मेथड है वो यूज करनी चाहिए आपको सिखाने का। जैसे यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये एक टीचर है जो क्या कर रही है, क्लास में
देखिए लैंग्वेज पेडागोजी पढ़ा रही है। तो जैसे इसको टीचर को बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाना है, लैंग्वेज सिखाना है, तो बच्चा क्या करेगी? ये क्लास में बैठाएगी, ग्रुप डिस्कशन कराएगी। तो ये कौन सी अप्रोच हो गई? लैंग्वेज, नेचुरल अप्रोच हो गई लैंग्वेज सिखाने के लिए। फिर अगर बच्चा ग्रुप डिस्कशन कराती है बच्चे को, तो ये कौन सी अप्रोच हो गई? कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गई। अगर हमारे क्लासरूम में टीएलएम बना के, टीएलएम यूज कर करके क्या होता है, पोस्टर बना के लैंग्वेज के जो थॉट्स हैं, लेटर हैं, सिंबल हैं, मीनिंग है, वर्ड्स हैं, विथ डायग्राम हम यूज कर करके पोस्टर लगा देते हैं, तो वो बच्चा आएगा, देखेगा दीवार में क्या लिखा है, पोस्टर में क्या है। तो इससे बच्चा जो है तो नए वर्ड सीखेगा, बच्चा नए लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेगा, नए भाषा के शब्द जानेगा। तो ये जो है तो ये नेचुरल अप्रोच हो गई। जैसे बच्चा अपने घर में, परिवार में, समाज में कहीं से सीखता है, देखता है, सुनता है, अपने तरीके से जो सीखता है, तो ये नेचुरल अप्रोच हो गई। कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गई कि बच्चे, मैम है जो, वो क्लास में ग्रुप डिस्कशन कराती हैं, या फिर बच्चों को एक दूसरे से ग्रुप बना के कम्युनिकेशन करने के लिए कहती हैं, या बच्चा आपस में बात करता है, तो ये कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गया। और स्ट्रक्चरल अप्रोच हो जाता है एक। ये भी तो अप्रोचेस हैं। जैसे स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है, जैसे मैम बोलेगी व्हाट इज योर नेम, बच्चा भी बोलेगा व्हाट इज योर नेम। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि लैंग्वेज सीखने के लिए जो उस पहले मेथड्स होती हैं कि इसमें ऐसे ही प्रयोग करना है। जैसे मैम कहेगी कि पहले सब्जेक्ट में नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा। ये बड़ी क्लासेस में सिखाते हैं, छोटे बच्चों का एग्जाम्पल हम आगे आपको देते हैं कि कैसे है। स्ट्रक्चरल में मतलब मैम पहले करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेगी, करेक्ट सेंटेंस बोलेगी, फिर बच्चा उसी को कॉपी करके, अनुकरण करके सीखेगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो बच्चे भी सीखेंगे व्हाट इज योर नेम। बच्चा तो ये भी तो बोल सकता है कि इज व्हाट योर नेम, या फिर बोल देगा कि नेम व्हाट इज। तो स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि एक अर्थपूर्ण स्ट्रक्चर का जो माध्यम से जो सिखाते हैं वही स्ट्रक्चरल अप्रोच है। इसको चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि जो टीचिंग मेथड के क्या बताया था, अप्रोचेस। तो इसमें जो लैंग्वेज टीचिंग के कौन कौन से अप्रोच होती हैं? एक स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गई, कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गई, एक हमने नेचुरल अप्रोच बताया था आपको। तो जो हमारी जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, तो उसमें क्या करते हैं हम, फोकस ऑन ग्रामर एंड सेंटेंस पैटर्न। हमने अभी आपको बताया था कि इसमें टीचर जो है तो एक करेक्ट सेंटेंस बोलेगी और बच्चे उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है कि एक्यूरेसी जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उसमें हम बच्चा जो है, स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या रहता है कि बच्चा जो है तो इसमें गलत होने के चांस नहीं रहते, उसमें बहुत एक्यूरेसी के साथ बच्चा सीखता है, स्ट्रक्चर के फॉलो कर करके सीखता है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गया। फिर हमारी दूसरी जो अप्रोच है वो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है। कम्युनिकेटिव अप्रोच में जो है तो बच्चे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कम्युनिकेशन में। बच्चा जितना कम्युनिकेशन करेगा उतना लैंग्वेज सीखेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा क्लास रूम में कम्युनिकेशन करे, ग्रुप में कम्युनिकेशन करे, अपने फैमिली में कम्युनिकेशन करे, और सोशल में कम्युनिकेशन करे। फिर है लैंग्वेज यूज्ड इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। आपने जो दैनिक जीवन है उसके संदर्भ में जो भाषा सीखता है उसमें बच्चा कम्युनिकेटिव अप्रोच का यूज करता है। फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है कि फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन रूल्स। कम्युनिकेटिव अप्रोच में जो बच्चा है तो वो भाषा को एक्सप्रेस करना सीखे, उसमें फ्लुएंस में उसमें रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं रहते कि बच्चा सही ग्रामर का यूज करके बोल रहा है या सही गलत ग्रामर का यूज करके बोल रहा है। उसमें बच्चा अपने भाव व्यक्त कर रहा है, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर रहा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा फ्लुएंटली बोले और एक्सप्रेसिव अपना जो भाव है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। तो ये कौन सी अप्रोच हो गई, ये कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गई। फिर हमारा है नेचुरल अप्रोच। आइए देखते हैं नेचुरल अप्रोच में क्या होता है। नेचुरल अप्रोच में क्या होता है कि लर्निंग लाइक अ मदर टंग। बच्चा जो है अपने मातृभाषा में जो कम्युनिकेशन करता है वही तो नेचुरल अप्रोच हो गई। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फर्स्ट है। नेचुरल अप्रोच में क्या करता है कि बच्चे जो है तो लिसनिंग और स्पीकिंग करते हैं, जैसे मैं और मेरा दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। ये क्या है, यही तो नेचुरल अप्रोच है, इसी में तो बच्चा नेचुरल रूप से सीखता है।
जैसे ये क्लासरूम है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि टीचर क्वेश्चन कर रही है, बच्चा हाथ उठाया है, जवाब दे रहा है। तो ये क्या है? ये नेचुरल अप्रोच है। बच्चे और टीचर, बच्चे टीचर, बच्चे टीचर आपस में बात कर रहे हैं। फिर है मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। हमें जो बच्चा है तो उसे भाषा को किस किस प्रकार से सिखाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो जो बच्चा है तो उसको ग्रामर की ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से सिखाना चाहिए। ये मेथड्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी लैंग्वेज सिखाते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि बच्चे को पहले ग्रामर का रूल बताया जाता है और उसका ट्रांसलेशन सिखाया जाता है। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम बच्चे को सिखाते थे, टेंस पढ़ाते थे, तो था है, थी है, रहा है, रही है, ये बताते थे कि रहा है, रही है तो प्रेजेंट होगा, था है, थी है तो क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। तो जिसमें हम बच्चे को पहले ग्रामर सिखाते हैं, रूल सिखाते हैं, उसके बाद बच्चा लैंग्वेज का सही प्रकार सीख पाता है, तो वो कौन सी मेथड हो गई? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पहले हम बच्चे को जैसे रूल बताते हैं कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये रूल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया। फिर है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि नो यूज ऑफ मदर टंग। इसमें बच्चे को जैसे कोई लैंग्वेज सिखाना है, जैसे हमको इंग्लिश सीखना है तो हम अपनी हिंदी मातृभाषा को नहीं सीखेंगे, डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज करेंगे। जैसे हमको खाना खाना है, पानी पीना है, तो हम क्या कहेंगे? फूड फूड फूड, वाटर वाटर वाटर। भले हमसे ज़्यादा नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है उतना सीखेंगे। जब थोड़ा थोड़ा आने लगेगा तो बोलेंगे आई नीड अ वाटर, आई नीड वाटर, आई नीड फूड। जो डायरेक्ट मेथड है तो ये बच्चे को हम सीधे स्पीकिंग से ही सिखा सकते हैं। ये कि बच्चा जो है तो स्पीक कर करके ही, बोल बोल करके ही जो भाषा को सीख जाएगा। फिर है आइडियोलिंगुअल मेथड। आइडियोलिंगुअल मेथड में क्या होता है कि लर्निंग थ्रू लिसनिंग एंड रेपिटेशन। बच्चा कुछ भी चीज़ को बार बार सुन के, बार बार अभ्यास करके, उसी को रिपीट करके सुनता है और सीख जाता है। जैसे हम कोई गाना सीखते हैं तो क्या होता है, उसको बार बार सुनते हैं और सीख जाते हैं। तो इसमें बच्चा जो है तो क्या करता है? अभ्यास, ड्रिल्स करता है, और बच्चा जो है तो लैंग्वेज सीख जाता है। तो आइडियोलिंगुअल मेथड में क्या होता है कि बच्चा जो है तो बार बार सुन के, अभ्यास करके, रिपीट करके बच्चा जो है तो लैंग्वेज सीख जाता है। इसमें बच्चे को क्या करना पड़ता है? ड्रिल्स करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। फिर हमारा दोस्तों एक दूसरा मेथड है प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड में क्या होता है कि जो बच्चे रहते हैं उनको गेम और एक्टिविटी के माध्यम से जो है तो लैंग्वेज सिखाई जाती है। जो प्लेवे मेथड होती है इसे हम क्या कहते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कहते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बच्चा जो है तो कोई भी लैंग्वेज होता है तो सेल्फ बाय डूइंग सेल्फ, यानी बच्चा जो है तो कोई भी लैंग्वेज है तो उसको स्वयं के द्वारा सीखता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। प्लेवे मेथड में क्या होता है कि बच्चे को गेम और एक्टिविटी के माध्यम से जो है तो लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो ये सारे रहे हमारे लैंग्वेज टीचिंग मेथड। इसको आइए दोस्तों हम एक ग्राफ के माध्यम से अभी समझ लेते हैं, समराइज कर देते हैं लास्ट में आपको। दोस्तों जो हमारे यहाँ पे लैंग्वेज टीचिंग के मेथड थे तो वो कौन कौन से थे? एक आइडियोलिंगुअल मेथड था, डायरेक्ट मेथड था, कम्युनिकेटिव अप्रोच मेथड था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, प्लेवे मेथड था। दोस्तों अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है कि लैंग्वेज पेडागोजी में रोल क्या होता है टीचर का। टीचर का रोल क्या है? टीचर की क्यों आवश्यकता पड़ती है भाषा सिखाने के लिए? तो जो टीचर है तो लैंग्वेज पेडागोजी सिखाने में, भाषा सिखाने में जो टीचर है तो वो कैसा एक्ट करता है? फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है, गाइडर के रूप में करता है, मोटिवेटर के रूप में करता है। फैसिलिटेटर क्या होता है? जैसे कोई बच्चा है, ये बच्चा है, इसको
कोई भाषा अर्जन में एक्विजिशन करने में कोई वर्ड में डिफ़िकल्टी हो गई तो टीचर क्या करेगा, इसको पुशअप देगा, उसका कॉम्प्रिहेंड करने में मदद करेगा, बच्चे को गाइड करेगा कि ऐसे सीखो। जहाँ बच्चा मिस्टेक कर रहा है, बच्चे का डाउट है, तो बच्चे को टीचर हेल्प करेगा। बच्चा अगर डिमोटिवेट हो जाता है सीखते सीखते, अगर उसे निराशा आने लगती है, क्या आने लगती है, निराशा, सभी को तो आने लगती है पढ़ते पढ़ते, तो टीचर क्या कर देगा, मोटिवेट करेगा। कैसे, कहानी सुना के। तो जो टीचर का यहाँ पे काम है, बच्चा जब भाषा सीखता है तो वो काहे का काम है, टीचर का, फैसिलिटेटर का काम है। और क्या करता है टीचर, एक्ट कैसे करता है, गाइड के रूप में काम करता है। गाइड यानी मार्गदर्शन, बच्चे को मार्ग दिखाता है कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। और मोटिवेटर, जब बच्चा कोई भी कार्य करते करते थक जाता है और वह सिद्ध नहीं होता तो उसे क्या लगता है, निराशा हाथ लगती है। तो जो टीचर होता है तो वो बच्चे को मोटिवेट करता है, उसे आनंदित करता है, ताकि बच्चा सीखने में दोबारा प्रयत्न करने लगे। तो ये टीचर के रोल हैं जो लैंग्वेज सीखने में मदद करता है। और क्या हो सकता है, तो टीचर एक प्लानर है। टीचर जो है तो वो बच्चे को यानी स्टूडेंट को क्या करेगा, प्लान देगा, प्लान देगा कि ऐसे सीखो, स्टेप्स बताएगा। इवेलुएटर है, यानी जो बच्चा कितना सीखा, इसका भी मूल्यांकन करेगा। कौन, टीचर करेगा। और टीचर कैसा एक्ट करता है, रिसोर्स प्रोवाइडर। अगर बच्चे को कोई भी लैंग्वेज सीखने में दिक्कत आ रही है, बच्चे को रिसोर्स चाहिए, तो बच्चा को क्या करेगा, टीचर बुक देगा, पीडीएफ देगा, वीडियो देगा। जैसे आपको लैंग्वेज पेडागोजी सीखने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से सिखा रहा हूँ, वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये टीचर क्या करेगा, ये फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा, प्लानर के रूप में काम करेगा, रिसोर्स प्रोवाइडर के रूप में काम करेगा, मोटिवेटर के रूप में काम करेगा और गाइडर के रूप में काम करेगा। फिर है व्हाट इज रोल ऑफ लर्नर। लर्नर का क्या काम रहेगा, यानी जो बच्चे हैं जो भाषा सीख रहे हैं, शिक्षार्थी हैं, उनका क्या काम रहेगा, तो वो एक्टिव पार्टिसिपेंट रहेंगे, एक्टिव लर्नर रहेंगे, वो क्यूरियस रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। बच्चे वैसे भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, बच्चे क्या रहेंगे, क्यूरियस रहेंगे, उन्हें नया जानने की इच्छा होगी, वो क्रिएटिव थिंकर रहेंगे। बच्चे जो है क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे, नए नए विचार अब उनके दिमाग में, थॉट डेवलप होगा, वो इंडिपेंडेंट लर्नर बनेंगे। जब बच्चे भाषा को सीख जाते हैं तो वो खुद से थॉट प्रोसेसिंग, थॉट डेवलपिंग करने लगते हैं और अपने से भी सीखने लगते हैं। फिर भाषा सिखाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो टीएलएम। टीएलएम का हमेशा फुल फॉर्म आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम। टीएलएम क्या है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी भाषा सिखाने के लिए जो साधन संसाधन का उपयोग हम करते हैं वही तो टीएलएम है। और टीएलएम में क्या क्या हो सकता है, जैसे चार्ट हो गया, पिक्चर हो गया, फ्लैश कार्ड, ऑडियो विजुअल एड्स, स्टोरी बुक्स, आईसीटी टूल्स। आईसीटी टूल्स में क्या आता है, जैसे ग्राफिक्स हो गया, ये ग्राफिक्स हो गया। स्टोरी बुक्स में जैसे कॉमिक्स हो गया, ये टीएलएम है। कॉमिक्स में बच्चा सीखता है क्या, लैंग्वेज। ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, जैसे आप वीडियो देखकर पढ़ रहे हैं, ये ऑडियो विजुअल एड्स हो गया। फ्लैश कार्ड, जो हम बच्चे को जैसे कार्ड दिखाते हैं जिसमें ए बना रहता है, बी बना रहता है और इसमें चित्र रहेगा, जैसे मैंगो रहेगा तो यहाँ पे आम का चित्र बन जाएगा और मैंगो एम लिखा रहेगा, तो ये क्या है, यही तो फ्लैश कार्ड है। और चार्ट और पिक्चर, जैसे हम चार्ट दिखाते हैं, एलिफेंट का पिक्चर बना रहेगा इधर और लिखा रहेगा नीचे एलिफेंट। जैसे यहाँ पे कोई लड़की है और नीचे लिखा रहेगा जी, जी फॉर गर्ल्स। फिर है इवेल्युएशन इन लैंग्वेज पेडागोजी। फिर हम जब बच्चे को लैंग्वेज सिखा देते हैं तो इवेल्युएशन भी महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है, कि लर्निंग आउटकम्स क्या निकले हैं। लर्निंग आउटकम क्या होता है,
कि बच्चे ने कितना सीखा। बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने क्या क्या सीखा। तो इवैल्यूएशन करने की कौन कौन से तरीके होते हैं? ऑरल टेस्ट, बच्चे से मौखिक सवाल जवाब करो, मौखिक सवाल जवाब करो। फिर है रिटन टेस्ट, बच्चे से रिटन टेस्ट ले लो, बच्चे का ऑब्जर्वेशन करो, बच्चा क्लासरूम में कैसे सीखता है, भाषा को कैसे, भाषा का प्रयोग करता है, यही तो ऑब्जर्वेशन होता है, यही तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में होते हैं। जो टाइप्स ऑफ असेसमेंट है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऑब्जर्वेशन ही तो करता है टीचर, बच्चे का आकलन करता है कि बच्चे ने कैसे सीखा। फिर बच्चे को प्रोजेक्ट दो, बच्चे का सीसी, ये कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बच्चे का क्लासरूम में एक्टिविटी देखो, बच्चे का एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है देखो, बच्चे क्या क्या क्विज कर रहा है, बच्चे की हैंड राइटिंग, बुक्स, बच्चे की जो डायग्राम बनाता है, स्किल्स कौन कौन सी हैं, ये सारे तो सीसी के ई में आ जाते हैं। यही तो सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट हैं। तो ये बच्चे का जो लैंग्वेज सीखना कितना सीखा, तो यही तो पेडागोजी के अंदर टूल्स है इवैल्यूएशन करने के। फिर है प्रॉब्लम इन टीचिंग, बच्चे को भाषा सिखाने में कौन कौन सी समस्या होती है। तो जो बच्चों को भाषा सिखाने में समस्याएं आती है, तो फियर ऑफ स्पीकिंग, मदर टंग इन्फ्लुएंस है। जैसे कोई भाषा की तामिल है लैंग्वेज, मातृभाषा, या जैसे हम लोग की हिंदी रहती है, तो इंग्लिश के एसेंट हमसे नहीं आ पाते, अच्छे से एसेंट नहीं आ पाते, तो लगेगा दूसरा अच्छे इंग्लिश बोल रहा है। लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं हो पाती, ये बच्चे को भाषा सिखाने में प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस कराने के लिए बच्चा अगर प्रैक्टिस करना चाहे स्पीकिंग की, तो बच्चे को प्रैक्टिस नहीं हो पाती अच्छे से। लार्ज क्लासरूम, इंडिया में क्या है कि एक कक्षा में ज़्यादा बच्चे रहते हैं, जिससे टीचर जो है तो सब पर कंसंट्रेशन इंटरेक्शन नहीं कर पाता। और लिमिटेड रिसोर्स, इंडिया की तो सरकारी स्कूलों की इतनी हालत ख़राब है कि यहाँ बिल्डिंग नहीं है बैठने के लिए। जो हमारा एमपी का एजुकेशन है सारा इसीलिए तो डाउन है। यहाँ बच्चे केवल स्कूल जाते हैं दाल खिचड़ी खाने, यहाँ रिसोर्सेस बहुत कम है। और जो टीचर बन गए हैं वो तो ड्यूटी करना ही नहीं चाहते, जाके बैठे रहते हैं, ठंड हो तो धूप लेते हैं, गर्मी हो तो कह देते हैं कि धूप लग रही है। और जो हमारे सरकार का सिस्टम है, ये भी यहाँ का बेकार है। टीचर को इतना सारा काम देता है, कभी इलेक्शन का, कभी जनगणना का, कभी कुछ ना कभी कुछ, टीचर क्लासरूम में जाता ही नहीं है। अगर जो टीचर गया भी तो थोड़ी बहुत पढ़ाया, और कुछ टीचर जो गलती से सरकारी नौकरी पा गए हैं वो पढ़ाना भी नहीं चाहते। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड लैक ऑफ प्लानिंग है, यही तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। यही तो बच्चे को भाषा सीखने या ज्ञान अर्जन करने में समस्या कर रहा है। चलिए खैर दोस्तों, इस टॉपिक की बात नहीं थी। फिर भाषा सीखने के लिए सोल्यूशन क्या है हमारे पास? अगर किसी बच्चे को भाषा सिखाना है तो उसे क्या करेंगे, हम कैसे सिखाएंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसको इंकरेजमेंट देंगे, इंटरेक्शन करेंगे, बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे। और क्या करेंगे? यूज एक्टिविटीज एंड गेम, भाषा आधारित बच्चों को खेल खिलाएंगे, भाषा आधारित। फिर प्रोवाइड लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट है। जो बच्चे का क्लासरूम है तो उसमें क्या करेंगे? टीएलएम का प्रयोग करेंगे, चार्ट का प्रयोग करेंगे, पिक्चर्स का प्रयोग करेंगे। यूज टेक्नोलॉजी, बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए हम क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चे को कोई इंग्लिश वीडियो दिखाएंगे जिसमें बच्चा लैंग्वेज वोकैब्स सीख सके। और क्या करेंगे? बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक देंगे। फिर है हमारा एक पॉइंट कि जो लैंग्वेज पेडागोजी है तो वो कैसे कैसे स्टेप्स में हम सिखाते हैं, उसकी कौन कौन सी प्रोसेस है।
तो जो लैंग्वेज पेडागोजी सिखाने की प्रोसेस है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर कंटेंट है, फिर टीचिंग मेथड्स है, फिर लर्निंग एक्टिविटीज़ है, फिर इवैल्यूएशन है। मतलब हमें पहले भाषा सिखाने का उद्देश्य होना चाहिए, फिर हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, फिर टीचिंग मेथड्स होनी चाहिए, फिर लर्निंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, फिर इवैल्यूएशन होना चाहिए। यानी जब बच्चा भाषा सीख जाए उसके बाद हमें मूल्यांकन करना चाहिए। लेकिन पहले भाषा सीखने के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य तो होने चाहिए ना, कि बच्चा भाषा किस लिए सीख रहा है। यहाँ पे एक ये डायग्राम है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन लैंग्वेज पेडागोजी। जो पेडागोजी के माध्यम से हम बच्चे को लैंग्वेज सिखाते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स है, फिर कंटेंट है, फिर टीचिंग मेथड्स हैं, फिर लर्निंग एक्टिविटीज़ है, फिर इवैल्यूएशन है। जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है तो उसके अंदर क्या क्या आता है, बच्चे को भाषा सिखाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन से उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। तो लैंग्वेज सीखने से पहले जो है तो डिसाइड करना चाहिए व्हाट टू स्टूडेंट लर्न। हमें यह भी डिसाइड करना चाहिए कि जो लर्नर है, जो बच्चा सीख रहा है, उसका एज क्या है, लेवल क्या है, नीड क्या है। और हमें एग्जाम्पल डेवलप करना चाहिए, जैसे LSRW स्किल्स, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल इन दिस बुक एप्स। तो ये उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को कितनी बुक एप्स आती है, उसकी कैसी स्किल्स है, कैसा कम्युनिकेशन कर रहा है। फिर दूसरा क्या है, कंटेंट। हमें कंटेंट सेलेक्शन करना चाहिए। सिलेक्शन आप सब्जेक्ट मैटर टू अचीव ऑब्जेक्टिव से हमें ऐसे कंटेंट सेलेक्शन करना चाहिए कि जो बच्चे के उद्देश्य पर आधारित हो, बच्चे को जो सिखाना है उसी पर आधारित हो। यह नहीं कि 5th क्लास का बच्चा है, 8th क्लास का सिलेबस दे दिए, 8th क्लास का कंटेंट दे रहे हैं, बच्चे को समझ नहीं आ रहा, बच्चा खाक सीखेगा, बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, बच्चा दूसरे दिन से स्कूल छोड़ के भाग जाएगा। कंटेंट में हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, वर्ड एंड वोकैब्स, ग्रामर स्ट्रक्चर्स, स्टोरीज, पोएम, डायलॉग्स। छोटे बच्चों को स्टोरी बहुत पसंद रहती है। एक छोटा बच्चे अभी एक कौन सा रील्स में चलता था स्टोरी, मैं तोता तोता तोता। तो ये जो स्टोरीज है, स्टोरीज के माध्यम से बच्चे को सिखाना चाहिए क्या, लैंग्वेज। और लैंग्वेज सिखाना चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। यानी पहले सरल रहे, जो बच्चे को समझ में आ जाए, मीनिंगफुल्स रहे, यानी मोरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग रहे, मोरल वैल्यूज मिले। अगर हम बच्चे को कोई कहानी सुना रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक था राजा एक थी रानी, मर गए, खत्म कहानी, ऐसी नहीं होनी चाहिए। मोरल वैल्यू मिले, जैसे अकबर बीरबल की कहानी है, उसमें मोरल वैल्यू मिलती है ना आपको, ऐसी कहानी होनी चाहिए जो बच्चे को कोई मोरल दे। यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि स्टोरी जो अगर रियल लाइफ बेस्ड रहेगी तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। रियल लाइफ बेस्ड हो, इससे क्या होगा, बच्चा जो है तो अपने डेली लाइफ से रिलेट भी कर लेगा और वो आसानी से सीख सकता है। फिर है टीचिंग मेथड्स। हमें टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। कौन कौन सी मेथड होनी चाहिए, ऊपर जो बताए थे हम, टीचर बच्चे के अकॉर्डिंग मेथड चूज करना चाहिए, जैसे कम्युनिकेटिव मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंग्वल मेथड, प्लेबे मेथड। ये सारी मेथड आपको बस समझा दिए हैं। मेथड कैसी होनी चाहिए, लर्नर सेंटर होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, जिससे बच्चा इंटरेक्शन कर पाए। जैसा बच्चे को अगर गेम खिलाते हैं, गेम खेलने को देते हैं, तो बच्चा इंटरेक्शन करता है, सेल्फ बाय डूइंग सेल्फ करता है, बच्चा स्वयं खेल आधारित। बच्चा इससे इंटरेक्शन होकर के काम को करते हैं, वे लंबे समय तक एक्सपीरियंस्ड बेस्ड रहना चाहिए बच्चे का। फिर है लर्निंग एक्टिविटीज़। अब लर्निंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या हमें शामिल करना चाहिए, तो लर्निंग एक्टिविटीज थ्रू विच लर्नर पार्टिसिपेट प्रैक्टिस लैंग्वेज। बच्चा स्वयं पार्टिसिपेट करे और प्रैक्टिस भी करे। जैसे कैसे बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है, रोल प्ले के माध्यम से, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, गेम्स एंड ड्रिल्स। इसमें क्या होगा कि बच्चा रोल प्ले करेगा तो बच्चा एक तो सेल्फ बाय डूइंग कर रहा है, ग्रुप डिस्कशन में भी सेल्फ बाय डूइंग कर रहा है, और इसमें बच्चे की भी प्रैक्टिस होगी।
इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेट एंड कॉन्फिडेंस। बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और उसको पार्टिसिपेट में भाग लेने के लिए एक्टिव बनाना चाहिए, और बच्चा इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा। फिर लास्ट आ जाता है इवेल्युएशन। जब बच्चे का लास्ट में भाषा सीख जाता है तो कैसे पता चलेगा कि बच्चा भाषा सीख गया, तो उसको इवेल्युएशन करना चाहिए। चेक अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमें कैसे चेक कर सकते हैं, इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं, ऑरल टेस्ट लेकर के, रिटन टेस्ट लेकर के, ऑब्जर्वेशन से और सीसी से। सीसी क्या होता है, क्लासरूम असेसमेंट, क्लासरूम में बच्चे का असेसमेंट करके। तो दोस्तों ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है लैंग्वेज पेडागोजी के, तो ये जो हमारे सीखने के, भाषा सीखने सिखाने के जो चरण हैं, तो ये हमारे स्टेप्स रहे। सबसे पहला स्टेप्स कौन सा है, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य निर्धारित करना। फिर उद्देश्य के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट बनाना, फिर उसके हिसाब से मेथड्स को चूज करना, फिर मेथड्स के बाद है लर्निंग एक्टिविटीज़ कराना, और फिर जब बच्चा सीख जाए, सारा कुछ हो जाए, तो हमें फिर बच्चे का इवेल्युएशन करना। तो ये रहा दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट, पेडागोजी के बारे में पूरा डिटेल वीडियो कवर किया है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी अपने शेयर करें।